नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पाठगत प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, एबेसद तथा संजीव पास बुक्स के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो आपके विज्ञान के तैयारी में, विशेष रूप से स्कूल लेक्चरर के टॉपिक वाइज तैयारी में फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही, आप देखते हैं दुकान में कई बार पीते हैं सोडा वाटर जिसमें वो नींबू डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि सोडा वाटर में क्षार होता है, सोडा क्षारीय होता है और नींबू है वो अम्लीय। तो क्षार के साथ अम्ल क्रिया करके गैस बनाते हैं जिसमें बुलबुले उठते हैं। कटे सेम का रंग कुछ देर पश्चात भूरा क्यों हो जाता है? सेम काट के छोड़ देते तो लाल लाल आ जाता है ना, उसमें थोड़ी ललाई सी, यानी कि उसके जंग लग जाता है एक तरह से। तो सेब में आयरन की मात्रा होती है जो वायु से क्रिया करके भूरे रंग का पदार्थ आयरन ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके, तो आप याद रखें, आयरन ऑक्साइड बनाता है। पुताई करते समय चूने में पानी मिलाने पर बुलबुले क्यों उठते हैं? ये भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। तो चूने में पानी मिलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और पानी से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है वह गैस। हरी मेहंदी रचने पर लाल क्यों हो जाती है? ये भी आप देखते हैं। कारण क्या है इसका? मेहंदी में लासोन नामक पदार्थ होता है, लासोन, जो वायु तथा सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके लाल रंग का यौगिक बनाता है, आपको याद रखना है। लोहे के तवे को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसके ऊपर जंग आ जाता है ना। तो लोहे का तवा वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, वही सेम वाली बात है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। अतः खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग आ जाती है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका एक अलग से भी मैंने वीडियो बना रखा है कि रासायनिक जो है वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, उनको भी आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। अब लेते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ये जो थे पाठगत प्रश्न, ये बीच बीच में दिए होते हैं, ये किताब के लास्ट में दिए होते हैं। तो ये देखते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर जो है एक अभिक्रिया दिखाई गई है जो किस प्रकार की है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का चौथा पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं, 5वां पाठ जैव विविधता, 9वां पाठ कार्य व ऊर्जा, 17वां पाठ पर्यावरण और 18वां पाठ कार्बन और ईंधन, 5वां पाठ जो है ये हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आधे घंटा का, मगर आप इस पे बने रहें, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपने देखा होगा, यह एक संयोजन है। संयोजन का मतलब उसमें जुड़ता है, जैसे आप देख सकते हैं कि HCl और ये जो है ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो संयोजन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। ऑक्सीकरण कोई प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। अगला है, अम्ल नीले लिटमस को क्या बना देता है, कैसा कर देता है? तो यहाँ होगा उत्तर नीले को लाल में, लाल। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? साइंस के तो आप इजीली समझ लेंगे, अन्यथा आप इस तरह से, जैसे अनिल शब्द है ना, अनिल, अनिल याद रखें, कईयों का नाम होता है ना अनिल, अनल, अनल यानी अग्नि और अनिल यानी जल। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो है उसको वापस उसको लाल को नीला कर देता है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे की विपरीत क्रिया करते हैं, तो इसको याद रखें। अच्छा क्वेश्चन है अगला, कॉपर व ऑक्सीजन वायु से क्या होगा? जैसे आप देखते हैं ना, कॉपर पर भी हरा हरी सी परत बन जाती है, तो सह उत्तर है CuO, यानी कॉपर और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। अपघटन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्या है? तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो विपरीत हो जाएगा संयोजन, जैसे ऊपर हमने देखा था। अम्ल व क्षारक की निश्चित मात्रा एवं आयतन मिलाने से तथा बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है, आप सोचेंगे 6ठी 7वीं 8वीं के क्वेश्चन है, मगर दोस्तों कई बार हूबहू, जैसे 2013 वाली भर्ती में कक्षा 7 का हूबहू क्वेश्चन आया था, और आते रहते हैं 2 या 2 क्वेश्चन तो हूबहू आते हैं, आप ये मानिए। तो यहाँ लवण आएगा, अम्ल और क्षारक की निश्चित मात्रा और आयन मिलाने से लवण तथा
जल बन जाता है। यहाँ जल आ जाएगा, लवण और जल नीचे दिया हुआ है। ऑक्सीजन का समावेश ऑक्सीकरण कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब उष्मा जो उत्सर्जित करती है, उष्मा आती है, तो वह अभिक्रिया। अब ये मिलान करने वाला है, ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी कुछ बातें सीखने को मिलेगी। अम्ल व क्षारक की क्रिया द्वारा लवण व जल का बनना, तो ये जो है अभी हमने ऊपर देखा था रिक्त स्थान में, वही चीज़ है। यह है उदासीनीकरण, मतलब अम्ल और क्षार दोनों अगर बराबर मिलते हैं तो किसी चीज़ को उदासीन यानी इक्वल कर देते हैं। ऑक्सीजन का निष्कासन, तो ये हो गया अपचयन। उष्मा का उत्सर्जन, ये भी आया था, यानी अगर किसी चीज़ से गर्मी उष्मा निकल रही है तो वो क्या है, उष्माक्षेपी। जैसे चूना जो है उसमें पानी डालने से गर्म होता है वो। हाइड्रोजन का निष्कासन, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। अगला लेते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण। इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो Zn जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया के फलस्वरूप उत्तर दिया हुआ है साइड में। H2O हाइड्रोजन जो है इसमें गैस बनेगी। क्षार लाल लिटमस को, अब वहाँ अनिल था तो नीला लाल हो रहा था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, लाल जो है वो नीला हो जाएगा, क्षार लाल को नीला कर देते हैं। नौसादर को पानी में डालने पर होने वाली अभिक्रिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा उष्मा शोषी, मतलब अगर उष्मा को कम कर देता है गर्मी को तो उष्मा शोषी, और अगर उष्मा निकालता है तो उष्मा क्षेपी। अगला है चूना पत्थर, इसका ये सूत्र भी याद रखें, को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कटे हुए सेम फल का भूरा होने का कारण है सेव में उपस्थित, ये हमने देखा अभी क्वेश्चन कि सेव को काटने पर तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये भी देखिए आप, अच्छे क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस से भरी परख नील के मुख पर जलती तीली ले जाने पर, जैसे हाइड्रोजन गैस से भरी, मान लीजिए कोई सिलेंडर है छोटा, उस पर हम तीली ले जाएंगे तो वह कैसी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा नीली, क्योंकि पीली तो नॉर्मल होता ही है बिना कोई अभिक्रिया के, तो हाइड्रोजन गैस की वजह से वह नीली हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन अभिक्रिया है, यानी अब इसमें उष्मा निकलेगी या उष्मा कम होगी, तो यहाँ पे जो उत्तर है वो होगा उष्माक्षेपी, यानी उष्मा का उत्सर्जन होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में बंध टूटते और बनते हैं। किस प्रकार के रासायनिक बंध, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए लोहे के जंग लग रहा है या दूध जो है उसका दही बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, बंध या तो टूटते हैं या बनते हैं रासायनिक रूप से। चूने के पानी में, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। गैस प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, तो कौन सी गैस, तो यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो पानी दूधिया बन जाएगा। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ईंधन पदार्थों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सत्य है। मान लीजिए लकड़ी है या कोई जैसे सरकंडे हैं, कोई भी चीज़ जलाएंगे। शरीर में भोजन का पाचन एक संयोजन है, नहीं, भोजन पाचन होता है तो वह अलग अलग टुकड़ों में, उसमें से कार्बन वसा आदि वो भी करते हैं, तो वह एक क्या है, संयोजन नहीं है, बल्कि वो विखंडन या उसका जो है वो है। और ये जो है कॉपर और हाइड्रोजन वगैरह, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये असत्य है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद लवण व जल बनता है, सत्य है। यानी उदासीनी अभिकरण में अम्ल और क्षार मिलने के बाद, तो ये भी रिक्त स्थान में आ गया था। यहाँ पुनः मिलान करना है। पौधों द्वारा भोजन बनाना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वह क्या प्रक्रिया है, तो इसमें पौधे बहुत सारी चीज़ें मिला करके, जैसे जल वाष्प है, सूर्य की जो उष्मा है, तो यहाँ पे होगा संयोजन। और शरीर में भोजन का पाचन, तो ये हो जाएगा वियोजन, यानी कि एक तरह से वह है अलग अलग टुकड़ों में टूटता है। चूने में पानी मिलाने पर ताप में वृद्धि हो जाती है, ये क्या प्रक्रिया है,
ये है, इसमें आ जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी ताप में बढ़ रहा है तो गर्म हो रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माक्षेपी। कॉपर सल्फेट की आयरन की क्रिया से कॉपर मुक्त होना, यानी कोई कॉपर की प्लेट है उसका ऐसा प्रयोग आता है तो उससे वह अलग हो जाता है, आयरन कॉपर अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है विस्थापन। यानी कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाए, विस्थापन। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ होता है वह क्या कहलाएगा? रेडॉक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है तो रेडॉक्स। अम्ल व क्षारक की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा उदासीनीकरण। तो अम्ल और क्षार दोनों क्या करते हैं? मतलब वही है, नीले को लाल और लाल को वापस नीले में, यानी वो इक्वल कर देते हैं, तो इसलिए उदासीनीकरण। तो ये जो है अपना पहला पार्ट था जिसमें हमने देखे उसके सारे क्वेश्चन। अब आता है आपके सामने अगला पार्ट, जैव विविधता से जुड़ा हुआ। पहले इसके हम पार्ट के लास्ट में दिए हुए रहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु रिवीजन के लिए, ये भी अच्छे हैं, इससे आपके थोड़ा चैप्टर क्लियर होगा और रिवीजन होगा। किसी क्षेत्र, ये पाठ का नाम है जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त श्रेणी में आते हैं। विलुप्त का मतलब उसका अब कोई नामो निशान नहीं है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे संकटापन, यानी उन पर संकट आया हुआ है तो उनको, ये फ़र्क है देखो, विलुप्त, संकटापन। ये नाम हम इनको इजी समझ के छोड़ देते हैं कि ये चीज़ें तो आ रही है, और ऑप्शन में कई बार गलत हो जाता है। जैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया था खाद्य श्रृंखला, मोर, सांप, इस प्रकार का वो क्वेश्चन था। तो पौधे और जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। लकड़ी के लिए वनों की अंधाधुंध और अनियंत्रित कटाई, पशुओं द्वारा वनों की अति चराई, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण आदि वनों उन्मूलन के मुख्य कारण है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वो थोड़ा घुमा देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस कौन सी है, और वो CO2 लिख देते हैं। तो मुख्यतः क्या है, ये है विश्व का ताप बढ़ रहा है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ही वैश्विक ताप बढ़ेगा, जिसे भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, वैश्विक उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, ये सुगंधी की दृष्टि से भय पूरा होगा। उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान आदि पौधे व वन्य जीवों के लिए संरक्षित और सुरक्षित स्थान है। रेड डाटा पुस्तक, अब ये क्वेश्चन RS एग्जाम प्री में पूछा गया था 2007 में सभी संकटापन स्पीसीज का मतलब प्रजातियां का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी जो रेड है ना, रेड का मतलब खतरे का निशान है, तो संकटापन का मतलब खतरे में है, विलुप्त तो नहीं हुई है मगर खतरे में है, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। अब हम लेते हैं जो पुस्तक है उसका प्रश्न। वह प्रजाति जो प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती है परंतु सुरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, बताइए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, यानी प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जा रही है ना, तो वहाँ से तो विलुप्त हो गई, इसलिए स उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संकटापन प्रजाति है, यानी जिस पर संकट आया हुआ है, तो यहाँ पे है इंद्रोक। बाकी आप देखते हैं ये तो खूब मिल जाते हैं बाकी ऑप्शन, ये जो है ये आपको कम मिलेगा। अगले है रिक्त स्थान, इनको देखते हैं। तो दोस्तों सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड अभी हमने देखा किस में रखा जाता है, कौन सी पुस्तक है वो, खतरे का निशान यानी रेड डाटा बुक। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है,
तो वो क्या हो गए हैं, वो विलुप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए, गायब हो गए, विलुप्त। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की क्या कहेंगे, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। संपूर्ण विश्व में कितने हैं, 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, 34। ये क्वेश्चन कक्षा 10 वाले वीडियो में भी आया था, आपने देखा होगा। फिर एक किसी साथी ने कमेंट किया कि 35, तो इसको एक बार आप थोड़ा गूगल पे रिसर्च और कर लेना, कमेंट पे हम इसका जवाब में क्लियर कर लेंगे। फिलहाल जो पुस्तक है उसमें 34 दे रखा है। अब हम अगला जो है इसके देखते हैं। तो ये संजीव पासबुक के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत काम के आपके साबित हो सकते हैं। हवाई कोवा प्रजाति वर्तमान में विद्यमान नहीं है, यानी कि मतलब क्या हो गया है, ये हवाई कोवा हवा में उड़ गया, मतलब एक विलुप्त प्रजाति है। निम्न में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है, तो आपको इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर होगा ए, यानी डोडो पक्षी। डोडो पक्षी है, ये भी क्या है, विलुप्त हो चुका है। बाकी ये आप देखते हैं कौवा, टाइगर, हाथी, ये विलुप्त नहीं हुए हैं, भले कम मिले मगर मिलते हैं आपको, हाथी है, टाइगर है। संकटापन्न प्रजाति तथा विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, आप समझ गए होंगे, इन पे संकट आया हुआ हो और ये केवल एक किसी जगह, खास जगह पाए जाते हो। दोनों श्रेणियों में पाए जाने वाली जंतु प्रजाति है, ऐसी कौन सी है प्रजाति, तो यहाँ उत्तर है ब, गंगा नदी की डाल्फिन। इस पे संकट भी आया हुआ है और नाम ही है गंगा नदी की, तो ये विशेष क्षेत्रीय है। काली मंथन मैंगो पादप प्रजाति की श्रेणी है, तो यहाँ उत्तर है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, तो इस पुस्तक के अनुसार जो है वो है ए, यानी 30 और 4। तो इसको आप के कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। एक से अधिक श्रेणी में आ रही पादप प्रजाति का उदाहरण है, तो ये है इंद्रोक। निम्न में विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का पादप प्रजाति नहीं है, तो यहाँ पे है कोकिया, कुकी। थोड़ा आप इनको देख लेना, बाकी ज़्यादा को सारे इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। विलुप्त जंतु प्रजातियों का निम्नलिखित में से उदाहरण है, तो विलुप्त जो हो चुके हैं, तो यहाँ आप सातवें में देख सकते हैं डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है। वे प्रजातियाँ जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है उन्हें कहते हैं संकटापन, जिनको कि रेड डाटा पुस्तक में रखते हैं। और डाल्फिन जो है गंगा नदी वाली, संकटापन भी है और विशेष क्षेत्रीय भी है। अब हम इधर देखते हैं रिक्त स्थान, ये भी अच्छे हैं। भारत को जैव विविधता का कहा जाता है क्या, संपन्न राष्ट्र, क्योंकि भारत में जैव विविधता जो है वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। एक तो जैसे ये जो पश्चिमी घाट है वो, और एक हिमालय वाला क्षेत्र है, और उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पे। अगला है जैव विविधताओं में होने वाली कमी जैव विविधता क्षरण कहलाती है, सरल ही है क्वेश्चन। संकटापन्न प्रजातियाँ वे हैं जो निकट समय में विलुप्त हो सकती है। विदेशी पक्षी जो प्रजनन काल में भारत आते हैं क्या कहलाते हैं, प्रवासी। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज़ के लिए रेड डाटा पुस्तक है, एक ही है या अलग अलग है, बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा अलग अलग है, पौधों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए अलग है। सत्य है कि असत्य, इनको भी आप देख लो, रिवीजन होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। रणथंभौर नेशनल पार्क प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल है, तो रणथंभौर में तो कहाँ आते हैं, तो ये होगा भरतपुर होगा यहाँ पे, तो असत्य है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान 259 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये क्या है, ये जो है उत्तर सत्य है, बिल्कुल ठीक है। आम नागरिकों के लिए वन्य जीवों के बारे में जानकारी देने के लिए प्राणी उद्यान बनाए जाते हैं, सत्य है। वनों उन्मूलन से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ कहाँ रही है, इससे तो घट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। अब आपको मिलान करना है,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे तस्मानियन टाइगर, तो ये हो गया विलुप्त, तभी इसका कोई नाम सुना नहीं कहीं। दूसरे में गोडावण संकटापन है, जैसलमेर के कुछ भागों में पाया जाता है। तीसरा है भारतीय गेंडा, तो काजीरंगा में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, राइनो भी बोलते हैं, राइनो। एक बार RS पर एग्जाम में इसका नाम दे दिया राइनो। अब इंग्लिश शब्द है राइनो, समझ नहीं पाए तो ध्यान में रखें, कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुर्जा, कुर्जा प्रवासी पक्षी है जो जोधपुर के खिंचन में आती है। अब यहाँ पे निम्न का सही मिलान कीजिए, प्रवासी पक्षियों के नाम और ये। तो प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थल क्या कहलाते हैं? पहले में ब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आते हैं ना, आपको पता है। बाघ अभयारण्य, तो दूसरे का द है रणथंभौर, बिल्कुल आप जानते हैं। संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक। और काला मुलायम खोल वाला कछुआ, तो ये हो जाएगा सह प्राकृतिक आवासों में विलुप्त। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो कछुआ है ना, ये विलुप्त हो गया है, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो गया है। अब संरक्षित जगह है, यानी सरकार उनका प्रयास करके उनको संरक्षित कर रही है कुछ विशेष सुरक्षित जगहों पर। अब थोड़े अति लघु प्रश्न देख लेते हैं, थोड़े ठीक लगे तो इसलिए। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियां हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो है विलुप्त, जो गायब हो गए। एक प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, यानी वो अपनी जगह से गायब हो गए, अब कुछ जगह सरकार की प्रयासों से या मानवीय प्रयासों से वो सुरक्षित है। तीसरा है संकटापन, और चौथा है विशेष क्षेत्रीय, जो केवल उसी क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। जैसे पेंगुइन है मान लीजिए, तो वो ध्रुवों पे पाया जाएगा ऐसे। तो 4 याद रखें, 4। प्राकृतिक आवासों में विलुप्त श्रेणी की एक जंतु प्रजाति तथा एक पादप प्रजाति का नाम लिखिए। अब वहाँ आप कहेंगे लिखने का थोड़ी आएगा, मगर आपके ध्यान में रहे पड़ा हुआ। जैसे प्राकृतिक आवास में ये विलुप्त हो गया हवाई कौवा, ठीक है। और पादप प्रजाति में काली मंतन मैंगो विलुप्त जो है वो हो गई है। एक जंतु प्रजाति तथा एक पादप प्रजाति का नाम लिखो जो 2 श्रेणियों में पाई जाती है। जंतु प्रजाति है गंगा नदी की डॉल्फिन, तो ये संकटापन भी है और विशेष क्षेत्रीय भी है। ऐसे पादप प्रजाति है इंद्रोक, दोनों की एक जैसी स्थिति है। भारतीय विशाल गिलहरी कहाँ पाई जाती है? जैसे उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य में है, वैसे एक बड़ी गिलहरी है वो पाई जाती है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। भारतीय विशाल गिलहरी पाई जाती है पंचमढ़ी। विलुप्त श्रेणी के एक जंतु प्रजाति और एक पादप प्रजाति का नाम लिखो। विलुप्त जंगली कबूतर विलुप्त हो गया है, ध्यान रखें, विलुप्त हो चुका है। कभी देखा आपने? नहीं देखा ना। पादप प्रजाति यह है सेंट हेलेना जैतून इसको भी ऐसे याद रखें, हमने देखा नहीं, मतलब विलुप्त हो गया। तो हेलेना जो है ये भी विलुप्त हो गया। विशेष श्रेणी प्रजाति के एक जंतु और एक पादप का नाम लिखिए। विशेष श्रेणी का मतलब वो केवल विशेष उसी जगह पाया जाता है। तो सनो तेंदुआ और पादप में है सूफोग। अब ये कठिन नाम याद नहीं रहे तो चिंता मत करना, रीडिंग लगा के छोड़ दो। वनो उन्मूलन से क्या आशय है? सिंपल सी बात है, पेड़ों को काटना। जोधपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रवासी पक्षियों के एक तो है फलोदी के पास खिंचन, याद रखें इसको, कुर्जा पक्षी आते हैं यहाँ पे खिंचन में। और एक है गुडा विष्णुयान के पास काकानी तालाब। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं आपको पता ही है, जो आते हैं। अब है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो इस पार्ट के नहीं है, अब अगला पार्ट लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे, इसलिए इसका पार्ट 2 है, उसमें बचे हुए 3 पार्ट है वो हम लेके आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक कर देना, हम समझ जाएंगे आपको अच्छा लगा। और कोई आपके कन्फ्यूज़न हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।